सुप्रभात बच्चों। अब आज से हम रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर का मैंने आपको टॉपिक करवाया था शब्द और पद। तो उसमें जो मैंने टॉपिक करवाया था उसमें मैंने परिभाषाएं वगैरह आपको सब कुछ बता दिया था। तो आज इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ये अभ्यास कार्य आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है ताकि अगर पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर पाओ। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ कोई भी आंसर आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न देखो, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है बच्चों, तो हम जब भी इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले तो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे ह एवं म वर्ण से बना सार्थक वर्ण समूह हम शब्द है। इसी तरह बाजार, काम, नजर, खाना, घूमना, पढ़ना आदि शब्द है। अतः कहा जा सकता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। यानी शब्द की हमने क्या पहचान बताई? तीन। एक तो वर्णों के समूह को, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द जो होते सार्थक वर्ण समूह हो या अक्षर समूह, मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। और जो शब्द हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। मैंने बताया था कि अगर वाक्य में वो शब्द आ जाएगा तो वो पद की श्रेणी में आ जाएगा, फिर वो शब्द नहीं रहेगा। लेकिन शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर आपको ये लिखना है। दूसरा है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। विदेशी या विदेशज कुछ भी बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सभी को करना बेटा ये काम, और सभी की नोटबुक में होना चाहिए ये वर्क। नेक्स्ट है, योगरूढ़ शब्द को स्पष्ट कीजिए। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्द की विशेषताएं होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यौगिक शब्दों के समान इनके सार्थक खंड यानी कि टुकड़े किए जा सकते हैं तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका एक विशेष अर्थ होता है। मतलब उनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं और उनका अर्थ भी निकलता है। उनको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय का अर्थ आपको पता है, हिमालय पर्वत सभी को पता है। ठीक है, अगर हम इसके टुकड़े करें हिम प्लस आल्य। नेक्स्ट है पीतांबर, पीत प्लस अंबर या पीला अंबर। ठीक है, किसका है? श्री कृष्ण का। नीलकंठ, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, नील प्लस कंठ, नीलकंठ हम किसको कहते हैं? शिव शंकर को। दशानन, दश प्लस आनंद, दश है आनंद जिसके, किसके? सभी को पता है। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा उधर किसका है? गणेश जी का। तो योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं और जिनका कोई विशेष अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चों विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। 4 प्रकार के हमारे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र 5वां क्वेश्चन देखो, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द और पद में अंतर सभी को पता है। जो प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह शब्द स्वतंत्र नहीं रह जाता। इस कारण जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों
प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे शेर एक शब्द है, लेकिन शेर दहाड़ता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शेर क्या बन गया? पद बन गया। ठीक है, अगर खाली मैं शेर कहूँ तो शेर तो एक शब्द कहलाएगा, लेकिन मैंने एक वाक्य बनाया शेर दहाड़ता है। अब मैंने वाक्य में से शेर निकाला तो शेर जो है वहां पे क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। उस समय वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द और पद का सभी को पता है दोनों में क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया सभी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों हिंदी में जो पद हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। पद 5 प्रकार के पद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सभी को मैंने पहले भी करवाया था। सर्वनाम के प्रकार, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, 8वां देखो, विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके भेद बताइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, पतला, लाल आदि। इनके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के गुण प्रकट किए जाते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताई जाती है 2, 4, 5, 8। ठीक है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब क्वांटिटी बताई जाती है, 2 किलो, 4 किलो, 5 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है। और चौथे होते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यह लड़का सुंदर है। यह, तो लड़का क्या है? संज्ञा शब्द, संज्ञा से पहले क्या आ गया? यह, तो ये वाला जो विशेषण कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन है हमारा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। आपने ये सारा का सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो अर्थात कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ वह बाजार जाता है, क्रिया हो रही है बाजार जा रहा है। ठीक है, जाना क्रिया होगी, लेकिन कहाँ जाता है? बाजार जाता है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अगर मैं खाली कहूँ वह जाता है, तो इसमें कर्म नहीं है। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है, जैसे कि श्याम खेलता है। यहाँ कर्म का अभाव है तथा खेलता है क्रिया का फल श्याम पर पड़ रहा है, तो यहाँ कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कुछ नहीं बताया हुआ श्याम क्या खेलता है, कहाँ खेलता है, तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हमने ये 10 प्रश्न किए हैं। 10 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। बाकी अगर हम ये पूरे के पूरे प्रश्न देखें, पूरे के पूरे 37 यानी कि 37 प्रश्न है, और ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज आपको सिर्फ ये 10 प्रश्न करने हैं, और 10 प्रश्न मुझे सभी की नोटबुक में चाहिए, क्योंकि कल हमारी ऑफलाइन क्लास है और मैं ये चेक करूँगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।